नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी का एक और एपिसोड। अंशुमान जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धांत। आपका भी स्वागत है खर्चा पानी के इस संस्करण में। जो भी धुंध कुहासा या सवाल थे ना सिद्धांत, जीडीपी की ग्रोथ को लेकर पिछले साल कि क्या होने वाला है, आखिरी तिमाही में कुछ बहुत कुछ हुआ है, वो नहीं है हमारे पास उसके आंकड़े। फाइनल सरकार की तरफ से जो जीडीपी का आकलन पिछले साल का फाइनल आकलन जिसको जिसको कि हम जिसको वो अनुमान ही कहते हैं, उसे माने तो हमारे पास आ गया है और उसमें कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों की निगाह से उतर गई हैं। और इसके अलावा 2-3 और भी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम हाँ, आज चर्चा करेंगे। एकदम। तो पहली खबर हमारे जीडीपी के आंकड़े से जुड़ी हुई है। हम 7.25% के गड्ढे में खड़े। उसका क्या मतलब हो सकता है हमारे लिए? एक वो देखेंगे। फिर चाइना ने बहुत समय पहले अपने यहाँ चाइल्ड पॉलिसी को चेंज किया था। उसमें 1-2 बार अमेंडमेंट हुए। अब चाइना ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी को फिर से बदला है। वो आप बोलेंगे साहब इसको खर्चा पानी में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोगों की जो जनसंख्या है और जिस चीज़ को लेते हुए चाइना ने इन चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की थी, वो इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई बात थी। ये है। इसके अलावा आरबीआई का एक क्लैरिफिकेशन सामने आया है, जिसके बाद बहुत सारे क्रिप्टो निवेशक और क्रिप्टो एक्सचेंजेस थोड़ा सा खुश हैं। लेकिन एक कैच है वहाँ पे, समझने की ज़रूरत है, उसको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, वो देखेंगे। और चलते-चलते आपके ज़रूरी पैसे की आपका ज़रूरी पैसा जो पीएफ खाते में जमा होता है, उसको लेकर सरकार ने क्या तैयारी कर ली है, उस पर आपको चलते-चलते एक अपडेट देंगे। सबसे पहली बात अंशुमान जी, जीडीपी 7.25% का गड्ढा, वहाँ हम लोग खड़े हैं। लगभग -7.3% का कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं जीडीपी में। और जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं 2022 को जो खत्म होगा वित्तीय वर्ष, उसमें भी आपका डबल डिजिट का जो ग्रोथ है वो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है अंशुमान जी। सिद्धांत, जीडीपी का ये आंकड़ा बहुत करीब से इसलिए इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि सरकार चाहे जो भी आंकड़े इधर-उधर करती हो, छिपाती हो, लेकिन वो कुछ तो बताएगी हमें कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और अंततः वो नंबर हमारे सामने आ गया। और इस नंबर के बाद लोगों का कन्फ्यूजन और भ्रम बहुत तरह से बढ़े हैं, उलझने हैं, जिन्हें हम हल करने की या ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 तरीके के आंकड़े हमारे पास आए। एक ऐसा आंकड़ा आया जिसमें हमको आखिरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ आती दिखाई पड़ी 1.6% की, जो कि ऐसा लग रहा था कि चीजें रिकवर कर रही हैं। पर पूरे साल के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था -7.3% के कॉन्ट्रैक्शन में है और ये 4 दशक की सबसे खराब हालत है। 4 दशक की सबसे खराब स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब ये जो प्रतिशत की ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसमें उलझने के बजाय हम इसे एब्सोल्यूट मोटे हिसाब से समझें तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस दिन हमें कोविड ने हिट किया था या जिस दिन से भारत में लॉकडाउन शुरू हुए थे, उससे पहले के साल भारत की अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन 146 लाख करोड़ रुपए था। यानी हम सारे सब लोग, किसान, सर्विस प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, व्यापारी, कामगार, सब मिलकर पूरे साल के दौरान 146 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन करते थे। इस साल वो उत्पादन घटकर 134 लाख करोड़ रुपए रह जाएगा सरकार के आंकड़े में। सरकार के इस आंकड़े में हमें यह ध्यान रखना होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र का आंकड़ा शामिल नहीं है। उसके नुकसान की गणना इसमें नहीं दिखाई देती है। जीडीपी एक ये वो राक्षस है। आंकड़ा है जिस आंकड़े में हम उन उत्पादक क्षेत्रों को हाँ, तो जिसको हमने कहा था कि वो ये एक आंख वाला जो राक्षस है है, तो इसमें उन आंकड़े को शामिल करते हैं जो आंकड़ा सरकार को इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर और बाकी डिपार्टमेंट से मिलता है, और इस आंकड़े को टैक्स के संग्रह की रोशनी में देखा जाता है जीडीपी के आंकड़े के संदर्भ में, जिसके कारण हम जीवीए नापते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि करीब करीब सरकार के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस पिछले साल हुआ है। 10 लाख से 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। और इसमें रिवीजन जब आगे आएगा तब हमें समझ में आएगा। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा लॉस लोगों की खपत के खर्च का हुआ है। उसमें भी करीब 8-9 लाख करोड़ रुपए का खपत खर्च पिछले साल की तुलना में कम हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहां से इसकी तुलना कर रहे हैं, यानी जो प्री कोविड लेवल की बात हम सुनते थे ना दिसंबर में, अरे अब तो प्री कोविड लेवल पर आ गए, हमें तो पता नहीं था कि पोस्ट कोविड, प्री कोविड जो है वो पोस्ट कोविड और ज्यादा भयानक हमारे सामने होगा, हमें नहीं पता था। जिस प्री कोविड लेवल की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस 146 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी की बात कर रहे हैं 2019-20 में, सिद्धांत वो पिछले 4 साल का सबसे खराब जीडीपी है।
उस साल की विकास दर 4.3% के आसपास थी। अब इस परिस्थिति में हमें अगर 2019-20 के स्तर पर जाना है, जो कि तब के पिछले 4 साल का सबसे खराब स्तर था, तो वहां तक जाने में हमें 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि 134 लाख करोड़ पर आज हम खड़े हुए हैं। यहां से पहली तिमाही के आंकड़े बहुत खराब हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल अब किसी एजेंसी को डबल डिजिट रिकवरी की उम्मीद नहीं है। ज्यादातर आकलन 7 से 8% की रिकवरी के आ रहे हैं। 7 से 8% रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि 7% के गड्ढे में आप खड़े थे, 7% आप ऊपर आए, जीरो पर हैं, है, यानी अगर हम 7% या 8% की विकास दर हासिल कर लेते हैं इस बार, तीसरी लहर और वैक्सीनेशन की खराबी और बाकी सारी चीजें जो डिस्क्लेमर से उनको डालते हुए कर लेते हैं, तो भी हम 19-20 की परिस्थिति में नहीं खड़े होंगे। यानी हम 19-20 वाले स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 1 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। ये मोटा आंकड़ा जीडीपी का है। इसलिए अगर आप निवेशक हैं, आप कारोबारी हैं, आप बचत करने वाले हैं, आप अपने घर का बजट बना रहे हैं, आप नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है कि आपकी अपनी पर्सनल इकोनॉमी, आपकी अपनी जेब की अर्थव्यवस्था, आपके अपने घर की, आपके किचन की, आपके परिवार की अर्थव्यवस्था अगले 1 साल या 1.5 साल तक बल्कि 2 साल तक अच्छी स्थिति में आने वाली नहीं है। ये बात जीडीपी के आंकड़ों से हमें समझ में आई है प्रत्यक्ष रूप से। ये चीज अभी हमारे सामने है। अब दूसरी खबर, बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि साहब देश को एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है। कई बार आप इसको लेकर अपने खास नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि साहब फलां वर्ग जनसंख्या बढ़ा रहा है तो फलां वर्ग जनसंख्या बढ़ा रहा है। अब इस पूरी बहस को चाइना के उदाहरण से समझेंगे। 1980 के आसपास चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की। उनको देश में देश की लगातार बढ़ रही जनसंख्या को उन्होंने देखा और वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की उन्होंने अंशुमान दी। साहब इस देश में अब लोगों के एक ही बच्चे होंगे, तमाम तरीके अपनाए गए, जिसमें उइगर मुस्लिमों के खिलाफ एथनिक क्लिंजिंग का भी मामला आया, फोर्स्ड कास्ट्रेशन, फोर्स्ड एबॉर्शन और तमाम चीजें आई, पॉलिसी चेंजेस किए गए, नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें सामने आई। साल आया 2016, लेकिन आप जब 21वीं सदी में जब चाइना आया तो उसने देखा कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसने पॉपुलेशन कंट्रोल में तो मदद की, लेकिन एजिंग बहुत तेजी से होने लगी, बुढ़ापा पॉपुलेशन का बहुत तेजी से आने लगा। चाइना ने कुछ समय तक ऑब्जर्व किया, फिर 2016 में उसने कहा कि नहीं साहब, अब एक नहीं 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। उन्होंने देखा एक स्टडी पॉपुलेशन फिगर कंट्रोल, एक स्टडी पॉपुलेशन फिगर सामने आ रहा है। फिर साल आता है 2021, जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब 2 नहीं, अब 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अंशुमान जी, अब इस पूरी बहस को जनसंख्या नियंत्रण कानून के खांचे में रख के देखें और अर्थात का अपना वो वाला पिछले साल वाला एपिसोड जो है आप रिकैप करें हम चाहते हैं। हाँ, और सिद्धांत, जब हमने वो एपिसोड किया था तब उसमें चाइना की इस दुविधा का जिक्र किया था और हमने ये कहा था कि चीन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, बुढ़ापे की चुनौती है और चीन की ये पॉलिसी रिवाइज होगी, क्योंकि तब तक हमें संकेत मिलने लगे थे। दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ जो डेमोग्राफी और इकोनॉमिक्स के रिश्ते का अध्ययन करते हैं, मुझे सिद्धांत अच्छी तरह से याद है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की टिप्पणियां उस लेख पर की थी कि आप तो पता नहीं जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। और हमने जो तथ्य उसमें रखे थे, वो तथ्य भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के थे, भारत की पॉपुलेशन रिपोर्ट के थे, जो आधिकारिक तथ्य हैं, जो सरकार ने देश के सामने रखे। पर हम अपनी बंद आंखों से उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बाइनरीज बहुत स्पष्ट है तो और वो चीज हमारे सामने आ गई। वो प्लेलिस्ट पर पूरा का पूरा एपिसोड उपलब्ध है। जिन्हें उसका पूरा संदर्भ समझना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता कि हम वो सारे संदर्भ और भारत के आंकड़े, भारत की फर्टिलिटी रेट, भारत में एजिंग का रेट हम दे सकें। लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया, इसकी सबसे बड़ी जरूरत और इसे समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि डेमोग्राफी या पॉपुलेशन हमें पता नहीं क्या सिखाया गया, क्योंकि हमारी सरकारें असफल हैं, हमारी सरकारें हमें रोजगार नहीं दे पाती, हमारी सरकारें हमसे टैक्स तो थोक में वसूलती हैं पर सर्विसेज बहुत शून्य में देती हैं। तो हम ये जनसंख्या को समस्या मानते हैं, पर पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य संसाधन है, और आपको यूथ और युवा आबादी सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि वो युवा आबादी आपके लिए पैसा कमाएगी, बचत करेगी, कि बल्कि वो आपके बनाए हुए सामान को भी खरीदेगी। और चीन को ये समझ में आया कि उससे अगले 10 साल और 20 साल अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था के शिखर पर खड़े रहना है, तो उसके पास लोग भी तो होने चाहिए खरीदने वाले, खर्च करने वाले।
जापान की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह या इटली की अर्थव्यवस्था में या पूरा जो सदर्न यूरोप है वहां पर जो बुढ़ापे की समस्या की सबसे बड़ी वजह है कि उनकी अर्थव्यवस्था में खपत ही नहीं बची है, कंजम्पशन ही 50-60 साल के एज के बाद के आदमी का जो कंजम्पशन लेवल होता है वो एक 20-21 साल से 35 से 50 साल 40 साल के एज के पर्सन के कंजम्पशन का आधा रह जाता है। वो सारी चीजें कंज्यूम ही नहीं करता जिसके लिए कंपनियां इतना निवेश करती हैं, इतनी चीजें बनाती, बल्कि वो लायबिलिटी होता है, वो हेल्थ सिस्टम पे लायबिलिटी होता है, वो बाकी चीजों पे लायबिलिटी होता है। तो दुनिया का हर देश यंग पॉपुलेशन चाहता है। वो यंग पॉपुलेशन सेव भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है और कंज्यूम भी करती है। चीन को ये गलती समझ में आ गई कि ये तो भाई गलत दांव खेल दिया हमने। अगर हमको दुनिया की अर्थव्यवस्था के शिखर पर रहना है तो हमारे पास बाजार भी तो होना चाहिए यूथ का, और इसलिए बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। चीन बहुत बड़ा देश है, चीन की पॉपुलेशन में बच्चों की आबादी बहुत बड़ी है। यदि चीन में इस बार एक बच्चा भी एक्स्ट्रा होता है तो अगले 10 साल के अंदर या 10-12 साल के अंदर चीन की आबादी किस स्तर पर पहुंचेगी, और यहां से दुनिया में डेमोग्राफी की पूरी डिबेट बदल जाएगी। हम कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि डेमोग्राफी का इकोनॉमिक ग्रोथ से कितना गहरा रिश्ता है, और दुनिया के उन देशों ने जिन देशों में यंग डेमोग्राफी थी उनकी ग्रोथ क्यों तेज आई, उसके पीछे उनकी डेमोग्राफी का रिश्ता जरूरी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संदर्भ में हमें यह देखना जरूरी है, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन पॉपुलेशन की सेंसस की रिपोर्ट हमें बार बार बताती है कि भारत की आबादी में एजिंग या बुढ़ापा शुरू हो चुका है। 2025 मुश्किल से 2 साल बचे हैं, पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों में बड़ी आबादी बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएगी, और जो पिछड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 2030 तक उस बस में सवार हो जाएंगे। हमें अगले 2-3 साल में, 4 साल में सिद्धांत एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जब उत्तर से दक्षिण की तरफ माइग्रेशन शुरू होगा, क्योंकि दक्षिण में लेबर नहीं होगा यूथ पॉपुलेशन नहीं होगी, और उत्तर के लोगों को जाकर वहां लोगों को सर्विसेज का देने की जरूरत पड़ेगी। ये काम पूरी दुनिया में हुआ है। तो या तो आप पॉपुलेशन की ग्रोथ करिए या माइग्रेशन अलाउ करिए, लेबर तो आपको चाहिए ही। तो भारत में आप लोगों को अच्छी जिंदगी मिल पाती, एक फोन पर ऑक्सीजन और दवा मिल पाती, उससे पहले हमारी एक बड़ी आबादी बुढ़ापे में चली जाएगी, और उसने वो मध्यम वर्ग क्या निम्न मध्यम वर्ग का स्तर भी छू नहीं पाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, और इसलिए भारत की पूरी जनसंख्या की बहस, जिसे हम राजनीतिक कारणों से जनसंख्या बढ़े होने की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसे कुछ दूसरे तरह से देखने की जरूरत है। यह बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी रिकमेंड की थी। तो चीन की इस पॉलिसी के बाद पूरी दुनिया में डेमोग्राफी की बहसें भी बदलेंगी, जनसंख्या को नए तरीके से देखने की कोशिश भी शुरू होगी, और भारत को भी यह समझना होगा कि वो अपनी जो यूथ आबादी जो बची हुई है, ये अवसर 10 साल का है मुश्किल से, कुछ राज्यों के लिए तो 5-6 साल का अवसर है, जो यंग पॉपुलेशन है, इसे कैसे बेस्ट प्रोडक्टिव बनाया जा सके, इसे कैसे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज दिए जा सके और इसका कैसे सही इस्तेमाल किया जा सके, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना, कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो उस डिविडेंड की जो एक्सपायरी डेट है ना, उसकी जो चेक के ऊपर लिखा हुआ जो एक्सपायरी डेट है, उसकी वैलिडिटी धीमे धीमे खत्म होने के करीब पहुंच रही है भारत में भी। इस संदर्भ में चाइना की पॉलिसी को समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा कंज्यूमर वही है, युवा ही वर्ग सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और हाँ। उस जरूरत को समझना थोड़ा जरूरी है। चीन ने दोनों वजह से किया। चीन ने केवल अपने यहाँ कंज्यूमर पैदा करने के लिए नहीं किया, चीन ने अपने हाथ से लेबर के एक्सपोर्ट के लिए भी इसको सोचा है कि पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां युवा नहीं बचेंगे, जापान में नहीं युवा बचे, सदर्न यूरोप, तो लोग कहां से लाएंगे काम करने के लिए, लेबर कहां से आएगा उनके पास, उनकी इकोनॉमी को चलाने वाले इंजीनियर, टीचर, रेलवे मैन वर्कर, वो कहां से आएंगे। उनके लिए भी तो दुनिया में कहीं ना कहीं जहां से खदानों से लोहा और कोयला निकल कर जाता है, एक ऐसे देश में जहां लोहा कोयला नहीं है, उसी तरीके से लेबर भी मूव करेगा। तो लेबर जिनके पास सरप्लस होगा, यूथ जिनके पास सरप्लस होगा, वही उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है अंशुमान जी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल की जो राजनीतिक बहस है, एकदम वो नितांत राजनीतिक बहस है, जिसमें आप एक खास ग्रुप को आप शायद कभी टारगेट करते हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से उस पूरे डिबेट को चलाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, हम एक 1.25 अरब की आबादी के देश में खड़े हैं, जहां पे हम कोई भी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, 4 लाख देश में 4 लाख लोगों को क्रिटिकल केयर चाहिए होता है, तो हम बोलते हैं अरे 1.25 अरब आबादी है, मतलब इस तरह के कुतर्क करते हैं। तो फिर भी तरीका क्या होना चाहिए कि एक नियोजित तरीके से हम आगे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है?
सिद्धांत, पॉपुलेशन कंट्रोल की कुतर्कपूर्ण बहस पिछले 3-4 साल 5 साल में शुरू हुई और जिसको करने वालों को यह पता ही नहीं था कि बगैर किसी कोerसिव मेजर्स के, बगैर किसी सख्ती के भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। अगर आप इंडिया की फर्टिलिटी रेट का डेटा देखें, भारत में बच्चों की जन्म दर का डेटा देखें, भारत में बच्चों की जन्म दर का क्षेत्रीय डेटा देखें, राज्य स्तरीय डेटा देखें, जो कि हमने अपने उस डिस्कशन में विस्तार से बताया अलग अलग राज्य में, तो आपको दिखाई देगा कि वैसे ही लोगों ने अपने आप पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम कर दी। और पूरी दुनिया का ये स्थापित सिद्धांत है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, जैसे जैसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वैसे वैसे लोग अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, अपने आप छोटी फैमिलीज बनाते हैं। आप अपने आसपास से देख सकते हैं खुली आंखों से कि आपसे एक जनरेशन पहले या उससे एक जनरेशन पहले के लोग और आपकी जनरेशन के लोग वैसे ही 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, बगैर कहे 1 चाइल्ड फैमिलीज, 2 चाइल्ड फैमिलीज हमारे सामने दिखाई देती हैं। और इसका सीधा असर शिक्षा से है, जो स्थापित सत्य है। आप उन राज्यों में बच्चों की शिशु जन्म दर कम पाएंगे जहां पर शिक्षा ज्यादा बेहतर है, और जिन राज्यों में शिक्षा कम है या जिन राज्यों में गरीबी ज्यादा है, वहां पर शिशु की जन्म दर या जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा पाएंगे। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड लेवल के आसपास आ चुकी है, ऐसा सरकार का आंकड़ा कहता है। बल्कि कुछ राज्यों में अगले 5-6 साल में यूरोप की जन्म दर के 1% से नीचे आ जाएगी। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा ऐसा। ये जो डंडा चलाना कि आप दो बच्चों के लोगों के लिए ऐसे नियम बनाए, जो चीन ने किया वो हमें करना नहीं पड़ा। हमारे यहाँ लोगों ने अपने आप बदलती परिस्थितियों में शिक्षा के साथ इसे स्वीकार किया। समस्या ये नहीं है सिद्धांत, समस्या ये कि बहस को हम डाइवर्ट करते हैं जनसंख्या के कानून बनाने पर। बहस को हम रोजगार के कानून बनाने पर नहीं ले जाते कि हमारे पास जो मौजूद जनसंख्या उसे हम ज्यादा सुविधाएं कैसे दें, हम क्या टैक्स के अनुपात में, बचत के अनुपात में उन्हें चीजें कैसे दें। जब सरकारें असफल होती हैं तो वो जनसंख्या के पीछे आकर खड़ी हो जाती है कि साहब एकदम जो और वो जनसंख्या एकदम क्रूशियल फेज में है रोजगार पाने के, और वो जो क्रूशियल फेज के में से रोजगार पाने के लिए भारत में अगर आप लेबर मार्केट के या जिसको कि हम हर साल भारत में एनएसएसओ से या बाकी एजेंसियों से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वेज आते हैं, भारत में जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें रोजगार ना दे पाने उनके सरकारों की असफलता है। वो तो टैक्स दे ही रहे हैं। एक बेकार आदमी भी अगर सड़क पर एक टेम्पो वाले को पैसा देकर बैठता है 10-15 रुपए, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के तौर पर जा रहा है, क्योंकि उस टेम्पो वाले ने सीएनजी या डीजल लिया है। तो वो तो अपनी गरीबी में भी सरकार को सब कुछ दे रहा है। तो जब हमारी सरकारें इससे असफल हो जाती, तब हमें कहने थे, साहब ने उदाहरण दिया कि साहब देश में 4 लाख लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी, हम कह रहे थे अरे साहब 125 करोड़ को अस्पताल कहां मिलेगा, 125 करोड़ तो बीमारी नहीं थे देश में। तो तर्क ये नहीं है, ये कुतर्क इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी सरकारों की असफलता पर प्रश्न नहीं उठाते, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके सामने आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स इन सारी चीजों को खड़ा कर देते हैं। रिसोर्स का चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कहीं ना कहीं उन चीजों का कि सरकारें दूरदर्शी नहीं है, वो प्लान नहीं कर पाती कि अपनी सबसे बड़े रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स से सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा है, इसी को आप भारत की शक्ति बताते हैं, इसी को आप भारत का भविष्य बताते हैं, इसी को आप भारत की ताकत बताते हैं, और इसी को आप भारत की मजबूरी और समस्या भी बताने लगते हैं एक ही सांस में ये सबसे बड़ी समस्या भी हो जाती है और एक ही सांस में भारत का सबसे बड़ा अवसर हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि यही एक रिसोर्स है हमारे पास, इसे हम कैसे बेहतर ढंग से यूटिलाइज करें। इसके लिए पॉलिसी लेवल पर बहुत कुछ समझने की, सोचने की, बदलने की जरूरत है, जो चिंता अभी दिखाई नहीं देती है, ये वजह है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर कुछ लोग सुनकर बहुत ज्यादा कल से उछल रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि साहब आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पे कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों ये खबर उठी? आरबीआई का एक क्लैरिफिकेशन है। वो क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। हाँ जी, तो आरबीआई ने कहा कि हमारे यहाँ टेंशन में आया कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे सर्टेन बैंक्स और रेगुलेटेड एंटाइटीज ने कहा, अपने कस्टमर से कहा है कि वर्चुअल करेंसीज में डील मत करिए, क्योंकि अप्रैल 6 2018 के अपने ऑर्डर में आरबीआई ने ऐसा कहा था। फिर आरबीआई ने कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को किनारे हटा दिया, इस पर सेट असाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। As such, in view of the order of the Supreme Court, the circular is no longer valid from the date of the Supreme Court judgment. कोर्ट नहीं किया सकता। ये एक बात हो गई। इसका दूसरा पॉइंट आरबीआई वाले क्लैरिफिकेशन का है, बैंक्स as well as other entities addressed above may however continue to carry out
customer due diligence processes in line with the regulations governing standards for no KYC, anti-money laundering, combating of financing of terrorism, and obligations of regulation entities under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002. In addition to ensuring compliance with the relevant provisions under Foreign Exchange Management at FEMA for overseas remittances. मतलब मैं इस क्लैरिफिकेशन को पढ़ रहा था और मेरे एक परिचित है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को तो आरबीआई ने खोल दिया है। मैंने बोला कि आरबीआई के क्लैरिफिकेशन में कहीं भी क्रिप्टो शब्द है? आरबीआई ने बहुत चालाकी से या किस गणित के तहत मुझे नहीं पता, लेकिन आरबीआई के सर्कुलर में कहीं क्रिप्टो शब्द नहीं है, वर्चुअल करेंसी उन्होंने कहा है, और साथ में पीएमएलए, फेमा, मतलब तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र कर दिया है। अंशुमान जी, क्या इस मतलब सीएफटी तक का जिक्र है इसमें, कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इस मतलब क्या इसका क्या मतलब समझा जाए? आरबीआई ने क्या खुश होने का मौका दिया है? इसके परिप्रेक्ष्य मेरा एक और सवाल है जिसमें मैं आऊंगा बाद में। क्रिप्टो को लेकर जिस तरह का माहौल बनता है, पहले इस पर आरबीआई वाले। सिद्धांत, ये बड़ा अनोखा अजीबोगरीब ऑर्डर है। इस ऑर्डर से बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करने की या दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग को फ्री कर दिया, अब तो आप आसानी से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन इसका ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन, इसको पढ़ने के बाद जो लोग रेगुलेशन समझते हैं, जो कानून समझ रहे हैं, उनका कहना यह है कि नहीं, इसे लेकर इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविकता यह है कि आरबीआई ने कुछ दूसरी ही चीजें इसके साथ जोड़ दी हैं। आप दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो चीज आपने ने मार्क कर दी कि इसमें वर्चुअल करेंसी कहा गया, क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा गया, लेकिन चूंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी माना जा रहा है, तो आरबीआई ने ये रास्ता खुला रखा है कि वो जब चाहे तो क्रिप्टो करेंसी को रोक सकती, वर्चुअल करेंसी जारी रख सकती। वो वर्चुअल करेंसी अगर सॉवरेन वर्चुअल करेंसी भी हो सकती है। वो टेंडर नहीं कहा है अंशुमान जी, वो एसेट नहीं कहा है उन्होंने, एसेट नहीं कहा हाँ करेंसी कहा है। तो मतलब अभी इस पर बहुत बहस हो सकती है। हाँ, काफी बहस। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन प्रोविजंस को इस पे इंप्लीमेंट किया गया, जोड़ा गया केवाईसी में, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग सबसे खतरनाक कानून है भारत में। इसकी चपेट में कुछ भी आ सकता है। इतना बड़ा और इतना ड्रैकोनियन ला लिया, प्लस इसके साथ टेररिज्म का भी कानून जोड़ दिया गया है, और इसके साथ और भी, मतलब इसके साथ फेमा भी शामिल है। यानी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले लोग अगर अपने बैंक अकाउंट से किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें ये सारे केवाईसी कंप्लीट करके देने होंगे। और अगर इनमें शक क्या है, आरबीआई किन चीजों पर शक कर रहा है जो समझना जरूरी। क्या वो ये शक कर रहा है कि भारत की वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है? बहुत सारी शिकायतें इस बात की, बहुत सारे कयास, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ट्रैवल कर रही है सिस्टम में कि साहब इसमें तो बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। क्या वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी और इस में टेररिज्म फंड का इस्तेमाल है? ये शंका और आशंकाएं भी जारी की जा रही हैं। देखिए, अभी यूरोपियन रेगुलेटर ने सवाल उठाया क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर और एक कहा कि हम नया कानून बनाएंगे। यूरोप के एक देश के अंदर रेड की गई और वहां पता चला कि वहां पे क्रिप्टो की लीगल माइनिंग हो रही। तो अभी ये पूरा का पूरा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इसके बीच अगर आप ट्रेडर हैं या आप अगर इन्वेस्टर हैं तो बहुत संभल कर रहिए। आप किसी भी तरह से इस फैसले को आरबीआई का अप्रूवल मान लेना मेरे हिसाब से कहीं सही नहीं होगा, बल्कि आरबीआई ने और ज्यादा चेक एंड बैलेंस खड़े कर दिए हैं और ज्यादा फेंसिंग कर दी है इस पूरे ट्रेड के ऊपर। और सरकार तो चुप है ही। सरकार ने तो हम आज 2 साल के करीब होने जा रहे हैं, 3 साल इस पूरी बहस को शुरू होने जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक कानून के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, सरकार ने कानून के बारे में नहीं कहा। आरबीआई ने एक बहुत ही ज्यादा क्रिप्टिक सर्कुलर पास किया है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है पढ़ के कि साहब आरबीआई ने कहा क्या है, लेकिन आरबीआई ने जो कहा है वो साफ साफ लिख भी दिया। इसको पढ़ने के बाद कौन सा बैंकर क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने की हिम्मत दिखाएगा? कौन चाहेगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा और इसके अप्रूवल में जो कॉस्ट आती है वो लगाई जाए? नॉर्मल केवाईसी तक तो ठीक था कि नॉर्मल केवाईसी तो आप किसी भी ट्रांजेक्शन में करते हैं। नॉर्मल केवाईसी है कि आपके क्रेडेंशियल्स प्रूव कर लीजिए, पर ये केवाईसी तो बिल्कुल दूसरी केवाईसी है। ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही डिफरेंट तरीके की केवाईसी हो गई जो जोड़ दी गई है इसमें, इन ट्रांजैक्शंस में।
अच्छा अंशुमान जी, क्रिप्टो को लेकर एक दूसरी बहस भी है, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इस पर ही बात कर रहे हैं। क्रिप्टो को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब ये क्रिप्टो है, ये एक अनरेगुलेटेड और एक किसी की सीमाओं में बंधी हुई मुद्रा नहीं है, ये इस दुनिया की मुद्रा है। ये एक टेक बैक योर टेरिटरी वाली जो फीलिंग है उसको जन्म देकर बार बार कई सारे, मतलब इंस्टाग्राम देखिए, आप ट्विटर देखिए, आप कोई दूसरा सोशल मीडिया देखिए, तो वहां पर टेक बैक योर फाइनेंशियल पावर टाइप के हैशटैग लगाते हैं और इन्वेस्ट इन क्रिप्टो टाइप का लिख देते हैं वहां पे। मतलब वो लोगों को एक ये भान दिलाने की कोशिश है कि साहब ये सरकार से बाहर की चीज है, अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो आप सरकार के दायरे से बाहर चले गए। यू आर इन्वेंटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आप वहां पर शामिल होइए। लोगों को इस तरीके से एक अल्टरनेट वर्ल्ड में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। ये कितना भ्रामक और कितना मूर्खतापूर्ण है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इसको रेगुलेटेड होना चाहिए, क्रिप्टो को रेगुलेटेड होना चाहिए, उसका रेगुलेशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये कितना ज्यादा भ्रामक है अंशुमान। सिद्धांत, ये मैसेजेस हमारे पास बराबर आ रहे हैं और जब भी हम क्रिप्टो पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, बहुत सारे लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हम इस मुहिम का या इस बात का हिस्सा हिस्सा बने कि ये दुनिया में एक नए तरीके का रिबेल खड़ा हो रहा है जो प्राइवेट करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज को खड़ा करना चाहता है। ये भ्रम बहुत बहुत समझदारी के साथ समझने और तोड़ने की जरूरत है। करेंसी एक सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी में हमेशा कोई सॉवरेन गवर्नमेंट आपको सर्टेन ट्रांजैक्शंस की गारंटी देती है और इसलिए जब भी आप कोई करेंसी लेते हैं तो उस करेंसी पर वहां के सेंट्रल बैंकर की या वहां के गवर्नमेंट की गारंटी होती है, एश्योरेंस होता है, तभी तो आप उसको लेते हैं। तो करेंसी, ये कहना कि दुनिया में 1000, 2000, 20,000 लोग मिलकर दुनिया में एक बड़ी नई करेंसी खड़ी कर देंगे जो सॉवरेन करेंसी से अलग होगी, ये सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाकर एक खास किस्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट करने या प्रमोट करने की कोशिश है। क्योंकि करेंसी बहुत कीमती और बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपने करेंसी में इन्वेस्ट किया एसेट की तरह, गोल्ड या जमीन या शेयर की तरीके। करेंसी के इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सारे काम है। करेंसी के इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सारे काम है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, आपकी सेविंग्स और आपके डिपॉजिट को कंट्रोल करना, आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सही ढंग के मनी का फ्लो देना और एक एस्टेब्लिश्ड, लीगली गारंटीड, ऑथेंटिकेटेड एक्सचेंज सिस्टम बनाना। आज अगर आप विदेश जाते हैं और आपके पास आपके देश की करेंसी है तो एक नियम है कि आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां एक मनी एक्सचेंजर होगा, उस मनी एक्सचेंजर के पास आप जाएंगे, वहां एक एस्टेब्लिश्ड रेट होगा, उस रेट पर आपको उस देश की करेंसी मिल जाएगी और आप उस देश की करेंसी में वहां जाकर स्पेंड कर सकते हैं, फिर वापस आकर उसे आप खर्च कर सकते हैं। तो ये कहना कि क्रिप्टो आने से दुनिया में करेंसी का लोकतंत्र आ जाएगा, ये सारी करेंसीज दुनिया में डॉलर, यूरो, रूपी, युआन ये सब बंद हो जाएं और इसकी जगह एक ऐसी करेंसी हो जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, ये कंप्लीटली फॉल्सहुड है। ये गलत और मिसनॉमर और लोगों को गलत ढंग से फीड करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। और इसकी वजह यह है कि एक हफ्ते पहले की बात है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के डिप्टी गवर्नर ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि क्रिप्टो को करेंसी मानना चैलेंज करने वाली थ्योरी है। हाँ, वर्चुअल करेंसी डॉलर के तौर पर आने वाली है। डॉलर अपनी वर्चुअल करेंसी लेकर आ रहा है, तो रूपी भी वर्चुअल करेंसी के तौर पर आ रहा है। आरबीआई भी इसकी तैयारी कर रहा है। युआन के बारे में बात कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रायल कर लिया है। यूरोप की कई सारी स्विट्जरलैंड भी यूरोप के कई सारे कंट्रीज भी अपनी वर्चुअल करेंसी लेकर आ रहे हैं। तो वर्चुअल करेंसी पेपर करेंसी का या डिजिटल करेंसी का एक टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवाइज्ड वर्जन हो सकता है, पर क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट करेंसी उनका अल्टरनेट हो सकता है। ये करने के लिए तो सरकारों को इस बात को तय करना पड़ेगा ना कि वो अपनी करेंसी की पावर, सॉवरेन पावर, करेंसी की पावर कानून के तहत मिलती है उनको। आप अपनी करेंसी बनाकर नहीं चला सकते बाजार में, हम अपनी करेंसी बनाकर बाजार में नहीं चला सकते। ये चीज समझना जरूरी है। ये फर्क करेंसी और एसेट के बीच में एसेट कोई भी हो सकती है, एसेट की किसी भी की भी ट्रेडिंग हो सकती है, इस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं। करेंसी के रूप में क्रिप्टो को
कि स्वीकार्यता के लिए सॉवरेन बैंकर्स और सॉवरेन स्टेट्स को अलग से कानून बनाने पड़ेंगे या कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। ये क्लेम करना कि दुनिया में 10-20-50 हजार लोग मिलकर एक वर्चुअल करेंसी क्रिएट करने और वो ओवरराइड कर जाएगी सॉवरेन करेंसीज पर, ये लोगों को कंफ्यूज करना और भ्रम में डालना है, क्योंकि करेंसी के एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं, उसके नियम हैं, उसके बहुत सारे रूल हैं। तो जब भी कोई आपसे ये कहे तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, करेंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमी में उसका रोल क्या होता है समझने की कोशिश करिए। एसेट्स कोई भी हो सकती है, उनके ट्रेडिंग के रूल बनाए जा सकते हैं, और इसलिए पूरी दुनिया में बैंकर्स को इस पूरी व्यवस्था पर, क्रिप्टो करेंसी की व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं, शक करना पड़ रहा है, एक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो इसे फिलहाल एसेट के तौर पर ही दुनिया के देश शायद स्वीकार करेंगे, करेंसी के तौर पर मुझे नहीं लगता स्वीकार करेंगे, और ये मिसनॉमर है, ये भ्रम है। ये आर्थिक रूप से इसे समझना बहुत बहुत आवश्यक और जरूरी है। और चलते चलते एक अपडेट अंशुमान जी, प्रोविडेंट फंड को लेकर नियम बदले गए 1 जून से, यानी कि आज की तारीख से ये लागू होता है। और जो भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज़ का के ईपीएफओ खाते में अगर आधार लिंक नहीं कराता है तो बड़ा नुकसान होगा। नुकसान है कि एम्प्लॉयर का कट जो है वो उसमें नहीं जाएगा। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात कहा गया है कि आप नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस अलग से ले सकते हैं। तो बस मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, पिछले साल भी नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस की सुविधा तो दी गई थी। जो आधार लिंकिंग का है, उन्होंने कहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्या सच में ये जरूरी है अंशुमा जी, ये हो सकता है? हाँ, मुझे देखिए आधार लिंकिंग इसलिए जरूरी हो रही है क्योंकि शायद जो पोर्टेबिलिटी ऑफ पीएफ नंबर है वो है, या पोर्टेबिलिटी ऑफ पीएफ अकाउंट है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आधार एक एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे उसमें लीकेजेस हों, लेकिन कम से कम मान लीजिए अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपना पीएफ अकाउंट को पोर्टेबल कराना चाहता है तो आसानी से पोर्टेबल हो जाएगा। तो डेटाबेस से जुड़ना जरूरी है। और चूंकि भारत में अब पैन आधार की लिंकिंग हो चुकी है, आपका मोबाइल फोन, आपका कोविन, आपका वैक्सीन, सब कुछ तो आधार से लिंक्ड है, तो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को उससे लिंक करने का की कोई वजह नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक स्टेचुरी प्रोसेस है जिसे एम्प्लॉयर खुद पूरी करा सकते हैं, और एम्प्लॉयर खुद पूरी करा भी लेंगे इसको। दूसरा वाला जो फैसला है वो अजीब सा फैसला है। देखिए हम कहाँ क्या बात कर रहे थे कल, हमको एक अर्थशास्त्री बता रहे थे कि नहीं, सरकार को तो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने चाहिए, लोगों के हाथ में पैसे रखने चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए। अपनी सरकार हमसे यह कह रही है कि अपने ही जमा पैसा निकाल लीजिए, मतलब अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दीजिए। जो बचत पहले आप साल भर खा चुके हैं, उसके बाद अब जो पैसा आपने अपने बुढ़ापे के लिए, अपने भविष्य के लिए बचाया है, उसी को नॉन रिफंडेबल एडवांस के तौर पर प्रोविडेंट फंड से निकाल लीजिए। यानी आपका वर्तमान तो कंप्रोमाइज हुआ ही है, आपका भविष्य भी कंप्रोमाइज हो जाए, आगे उसको आप रिप्लेनिश कब कर पाएंगे ये पता नहीं। ये बताता है कि सरकार के पास विकल्प भी कितने कम है सीधी मदद पहुंचाने की, और सूझ भी कितनी सीमित है। हमारा ही कटा हुआ पैसा जो रखा हुआ है वही हमको एडवांस के तौर पर दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सरकार ने प्रोविडेंट फंड सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया कोविड से पीड़ितों की मदद के लिए। तो ये कैच समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। धन्यवाद।